नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। अच्छे तिमाही नतीजों की शुरुआत से अमेरिकी बाजारों में दिखी तेजी, लेकिन चीन की जीडीपी आंकड़ों से पहले एशिया में मिला जुला कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी करीब 20 अंक ऊपर, जापान ताइवान के बाजार में गिरावट। 2015-16 में भारत की ग्रोथ चीन से ज्यादा रहने का अनुमान। आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 7.5% किया। कल बाजार की छुट्टी के दिन डीसीबी और एसीसी ने जारी किए तिमाही नतीजे। डिमांड में कमी की वजह से एसीसी का मुनाफा 41% घटा, लेकिन डीसीबी के मुनाफे में 61% का इजाफा। एसबीआई, एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने भी सस्ता किया होम लोन। नई दरें कल से हुई लागू। लॉन्ग टर्म में इंडियन कंज्यूमर्स के लिए क्या सही चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एयरटेल फ्लिपकार्ट के इरादों पर फिरा पानी। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों पर भी बढ़ा दबाव। और एनएससीएल के एमडी प्रकाश चतुर्वेदी का स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग में निवेशकों को भड़काते दिखे चतुर्वेदी। निवेशकों ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। और आज दोपहर आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। मार्च में डब्ल्यूपीआई थोड़ी बढ़कर -1.95% पर पहुंचने का अनुमान। सबसे पहले देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज क्या मिलते हुए दिखाई दिए हैं। याद रखिए, एक दिन की छुट्टी के बाद हम ट्रेड में उतरेंगे और पिछला सत्र भी आप देखें, हल्के से पॉजिटिव ट्रेड्स का ही था भारतीय बाजारों में। एसजीएक्स निफ्टी 8840 के आसपास ट्रेड के संकेत दे रहा है, 12 अंक ऊपर। लेकिन 2 दिनों की डेवलपमेंट्स क्या रही है अमेरिकी मार्केट्स में, और आज खास तौर से एशियन मार्केट से क्यों कैसा है। हमारे साथ है आशीष वर्मा, इसी का चेक लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्या स्थिति दिखी है पिछले दिनों में? हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इनफैक्ट आपने इंटरेस्टिंगली कहा है 2 दिनों के क्यूज पहचाने हैं। सोमवार को याद रखिए, उस दिन अमेरिकन मार्केट्स में ऑलमोस्ट आधे % के आसपास का दबाव था, क्योंकि ट्यूसडे से रिजल्ट सीजन की वहां पे शुरुआत होनी थी। जो मेजर कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आना शुरू होने वाले थे, तो उससे पहले नर्वस ट्रेड्स थे। कल रात में हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में मोस्टली हायर वहां की कामकाज होता हुआ नजर आया। डाउ और एसएनपी में हमने देखा 1/4 से 1/3% की बढ़त थी। हालांकि नैस्डैक हल्के लाल निशान में जाके बंद हुआ, इसलिए मैंने कहा मोस्टली हायर वहां के मार्केट्स देखने को मिले। खासतौर पर जो मेजर अर्निंग्स थी उन्हें पचाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच थोड़ा सा कमजोर इकोनॉमिक डेटा आया अमेरिका में, और कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल देखने को मिला उसका भी कुछ हद तक फायदा था। तो कई सारे फैक्टर्स थे एट प्ले वहां पर। सबसे पहले जो अर्निंग्स हैं जिसको सब कीनली अवेट कर रहे थे, कल वहां पे बाजार के दौरान जेपी मॉर्गन चेज ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। नंबर्स स्ट्रांग थे, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से लिटिल अहेड भी थे, और इसलिए वहां के स्टॉक में मजबूती देखने को मिली। उससे कुछ हद तक फायदा मिला। इस बीच कच्चे तेल में कल आपको याद होगा 3% के आसपास का उछाल था। जिस तरह से शेल गैस के नंबर्स कमजोर हो रहे हैं यूएस से, इसके अलावा लीबिया में खासतौर पे जो कंसर्न्स है, येमेन में जो कंसर्न्स एस्केलेट हो रही हैं, उसके चलते कच्चे तेल में उछाल था, और वहां पे एनर्जी शेयरों में खासतौर पे उसके चलते एक जंप देखने को मिला। लेकिन इस बीच जो इकोनॉमिक डेटा आया है, खासतौर पे जो रिटेल सेल्स और प्रोड्यूसर प्राइसेस का डेटा था, वो कमजोर था। तो इन काउंटरवेलिंग फोर्सेस के बीच में अमेरिकन मार्केट्स कल ऑपरेट कर रहे थे कि नेट पॉजिटिव मार्केट ट्रैक्शन मोमेंटम आया। यूरोप के मार्केट्स में हमने देखा मोस्टली लोअर थे वहां के मार्केट्स। खासतौर पे जर्मनी और फ्रांस के इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर अच्छे खासे प्रेशर के साथ वो मार्केट बंद हुए। ध्यान रखें, इस हफ्ते ईसीबी की बैठक है, वहां पर भी रिजल्ट सीजन की शुरुआत होनी है, और कुछ बड़ी एमएनए डील्स की बात करी जा रही है। उससे पहले वहां का मार्केट्स कुछ नर्वस था। एशिया में भी नर्वसनेस के साथ ट्रेड्स हैं। एक तो हमने कमजोर क्यूज ग्लोबली उठाए हैं, या फिर कहना चाहिए मिक्स क्यूज ग्लोबली उठाए। दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट सबकी नजर है शंघाई पे, चाइना पे, जहां पे Q1 जीडीपी के आंकड़े आज आने वाले हैं। कहा जा रहा है 7% के आसपास वो जीडीपी का आंकड़ा होगा, जो पिछले 7 सालों में सबसे कमजोर हो सकता है। तो उस आंकड़े पे सबकी नजर है, और आंकड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए है, शायद उस आंकड़े के बाद चाइना का सेंट्रल बैंक स्टिमुलस पे विचार करता हुआ नजर आए। उस बीच तमाम मार्केट्स में हम देख रहे हैं एकदम फ्लैट या कमजोरी के साथ ट्रेड्स, और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शुरुआत एकदम फ्लैटिश मंडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शायद होती हुई नजर आए।
चलिए, तो हमने देखा है कि विदेशी बाजारों से जो संकेत है वो थोड़े से मिक्स्ड ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घरेलू मार्केट्स में आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। Q4 के नतीजों का सिलसिला अब और भी तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आज थोक महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही हम रिएक्ट करेंगे IMF के अपग्रेड पर भी, जहां पर ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिया है। हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे चेक लेंगे कि आज की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए मार्केट में, लेकिन कई सारी कंपनियों पर भी फोकस रहेगा। तिमाही नतीजे जो आ चुके हैं DCB, ACC जैसी कंपनियों के, पूजा त्रिपाठी बताएंगी कैसे नंबर्स रहे हैं, आज आपका क्या ट्रेड बनेगा, और साथ ही स्टॉक्स और न्यूज पर हम चेक लेंगे सोनम मेहता से। लेकिन पहले आज की ओपनिंग ट्रेड कैसी रह सकती है इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय क्यूज के बीच। हमारे साथ अनिल सिंह भी लाइन पर है। अनिल, गुड मॉर्निंग। जैसे आशीष मेंशन कर रहे थे, चाइना पर ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी कि वहां पर पहली तिमाही की GDP आंकड़े कैसे आते हैं, और उसके बाद शायद एक क्लियर कट दिशा आएगी एशियन मार्केट्स की। फिलहाल बहुत ही मिक्स्ड माहौल है और SGX निफ्टी भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। राइट हर्षिता, तो ग्लोबल मार्केट्स के 2 दिनों के संकेत हमारे लिए न्यूट्रल है, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि संकेत नहीं के बराबर है। तो ऐसे में भारत को अपने संकेतों पर ट्रेड करना है, और हमारे लिए 2 संकेत अहम है। पहला तो ये कि जो नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखी है। DCB और SEC दोनों ही बेहतर नतीजे देते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ वाली बात है शुरुआती कारोबार में। ये कि FIs की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का अब भी बरकरार है। परसों के सेशन में 400 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में कमिटमेंट आई है, तो वो एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। और तीसरा पॉजिटिव ट्रिगर जो मुझे दिख रहा है बाजार के लिए, वो वायदा कारोबार के आंकड़ों से दिखा है। 8,800 के पुट पर जिस तरह से 12 लाख शेयर नए जुड़ते हुए नजर आए हैं परसों के सेशन में, तो बाजार के डाउन साइड रिस्क निफ्टी पर काफी कम नजर आ रही है। यानी कि अब 800 बाजार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश आज के सेशन में भी कर सकता है। इन फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि बाजार की शायद शुरुआत होने के बाद बाजार 8,800 के आसपास आए तो वहां पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है 30 पॉइंट के रिस्क के साथ। और अप साइड में बाजार धीरे धीरे 9,000 की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। एक चीज अब ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर, वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन काफी ज्यादा होता हुआ दिखा है। तो हो सकता है थोड़ी सी वहां पर आपको धीमापन आता हुआ दिखे और शिफ्ट अब भी हो सकता है बिग शेयरों की तरफ होता हुआ नजर आए। लेकिन ओवरऑल बाजार का मोमेंटम अब भी स्ट्रॉन्ग है, और इस बात की कोई संकेत नहीं है जिससे कि ये लगे कि पिछले 10-12 दिनों से जो पॉजिटिव साइड पर बाजार ट्रेड करते दिख रहे हैं उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस आए। तो अब भी रुझान बाय ऑन डिप्स का ही रखना चाहिए। शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। तो बाय ऑन डिप्स का रुझान और ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाएगा, लेकिन निफ्टी में क्या रणनीति होगी, जैसे अनिल कह रहे हैं कि शायद 9,000 पर नजरें टिकी रहेंगी। सिमी भौमिक हमारे साथ है। सिमी, ओपनिंग ट्रेड निफ्टी के लिए क्या सुझाएंगे आप? देखिए हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि निफ्टी में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो मोमेंटम आज भी बरकरार रहेगा। मुझे आज भी निफ्टी को बाई में ही दिखना है, मतलब नीचे 8800 के आसपास सपोर्ट है। मेरा स्टॉप लॉस 87-85 के आसपास होगा। उससे नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग पोजीशन लेने का ही सलाह दे रही हूँ, और मेरा टारगेट होगा 88-85 से 8900 तक। मुझे लगता है कि आज ही के दिन के अंदर अंदर ऐसा टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, और किन स्टॉक्स पर आप ट्रेड करने का मौका देख रही हैं? हर्षदा, 2 स्टॉक मेरा रडार में होगा आज। एक तो सिप्ला, एक मेजर करेक्शन खत्म हो चुका है उसमें। मुझे लगता है कि अभी 690 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। 690 के नीचे स्टॉप लगा के मैं उसमें एक लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करूंगी, जिसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 755 का। तो ये सिप्ला मेरा शॉर्ट टर्म का कॉल होगा। और एक इंट्राडे के लिए मैं स्टॉक मेरा रडार में होगा जो है अपोलो टायर्स, जो 186-187 का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके बंद किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो उसमें मैं एक इंट्राडे का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो 192 तक उसको ले जा सकता है। 185 के लिए स्टॉप लगा के 192 का टारगेट अपोलो टायर्स के लिए इंट्राडे के लिए। ओके, सिप्ला और अपोलो में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। सिमी ने फिलहाल वो सुझाव दिया है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए, लेकिन फोकस रहेगा नंबर्स पर भी, और जो नंबर्स आ चुके हैं उस पर आज बाजार सबसे पहले रिएक्ट करने वाला है। ACC और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक नंबर्स कैसे रहे हैं? पूजा हमारे साथ है। पूजा, बताइए कैसी रही है ये तिमाही दोनों कंपनियों के लिए? जी, सबसे पहले बात करते हैं DCB बैंक की। तो यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। NII फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। जो मुनाफे का आंकड़ा है वो प्रोविजंस में कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से मुनाफे के आंकड़े में काफी अच्छी बढ़त हुई है। मुनाफे में करीब इस बार 60% की बढ़त देखने को मिली है, और अदर इनकम में भी काफी अच्छी बढ़त हुई है। करीब 38% की बढ़त अदर इनकम में देखने को मिली है, तो जिसकी वजह से मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप इस बार देखने को
को मिला है। एसेट क्वालिटी जैसा कि हम उम्मीद भी कर रहे थे स्टेबल ही रही। नेट एनपीए का आंकड़ा 1% के आसपास ही इस बार देखने को मिला, तो एक स्टेबल आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो डीसीबी के नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं एसीसी के नतीजों की, तो मिक्स्ड नंबर्स है। रियलाइजेशन तो काफी अच्छे थे कंपनी के, ऑपरेशनली काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मार्जिन के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल के 12% के मुकाबले इस बार 14% के मार्जिन के आंकड़े इस बार देखने को मिले हैं। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी अच्छा प्रदर्शन। लेकिन बिक्री की बात करें तो कंपनी का मानना है कि इस बार सीमेंट और इंफ्रा सेक्टर से काफी लो डिमांड इस बार देखने को मिली है, तो बिक्री में ज्यादा बढ़त इस बार देखने को नहीं मिली है। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स एसीसी की तरफ से। चलिए, ये दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे आज ओपनिंग ट्रेड में। डीसीबी जहां पर नतीजे काफी शानदार रहे हैं, वहीं एसीसी का मुनाफा हमने देखा है और बिक्री के लेवल्स में ज्यादा कुछ इजाफा नहीं देखा गया है। लेकिन दूसरे कौन से शेयर हैं जहां पर आज खबरों का इम्पैक्ट रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सोनम आगे बताएंगी स्टॉक्स न्यूज और आपको यह भी बताएंगे आज कमोडिटी मार्केट्स के लिए संकेत कैसे हैं और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए मार्केट्स में। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सुबह सीएनबीसी आवाज पर, और अब हम नजरें रख रहे हैं कि किन स्टॉक्स पर आज कारोबार का मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। सोनम हमारे साथ हैं बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स में खबरें हैं और कौन से शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। सोनम बताइए। गुड मॉर्निंग। काफी सारी बैंक्स एक के बाद एक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपनी होम लोन की दरों को घटा रहा है, तो घर खरीदने वालों के लिए खबरें अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक ने अपनी होम लोन की दरों को रिवाइज करके 9.95 का कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी होम लोन की दरों को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने 20 बेसिस पॉइंट से घटाया है। तो डीएचएफएल मतलब दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड ने भी अपनी होम लोन की दरों को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। साथ ही डिपॉजिट की दरें भी कम हो रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट से अपने डिपॉजिट रेट्स को घटाया है। तो फिर लक्ष्मी विलास बैंक ने भी अपनी डिपॉजिट रेट्स को घटाया है। आईएनजी वैश्य बैंक के काउंटर पर नजर रखेगा। आज इस काउंटर में ट्रेडिंग करने का आखिरी दिन है। कोटक के साथ ये काउंटर मर्ज हो जाएगा और इसी की वजह से आज ये आखिरी दिन है। कल से ये शेयर आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इस काउंटर पर ट्रेड करने के लिए आज आखिरी दिन रहेगा। रेन इंडस्ट्रीज में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला था सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में, जहां पे फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है। ब्रिज इंडिया फंड ने कंपनी के लगभग 27 लाख शेयर खरीद लिए हैं 30 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर पर। वहीं मॉर्गन स्टैनली एशिया की तरफ से यहाँ पे बिकवाली हुई है 27 लाख शेयरों की। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के काउंटर पर नजर रखेगा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क अपने रेल यूनिट को लिस्ट करने पर योजना बना रहा है। इसका वैल्यूएशन एनालिस्ट लगभग $500 मिलियन पर दिखाई दे रहा है और इसी वित्त वर्ष में शायद इसका रेल यूनिट जो है गेटवे रेल फ्राइट ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। टर्न फार्मास्यूटिकल्स के काउंटर पर नजर रखेगा। खबरें आ रही है कि कंपनी यहाँ पर मुंबई बेस्ड एनकोर ग्रुप के डर्मेटोलॉजी कारोबार को खरीदने की योजना बना रही है। ये डील लगभग 350 करोड़ रुपए की हो सकती है और ये टोरेंट फार्मा के लिए काफी पॉजिटिव होगी क्योंकि वे अपने डर्मेटोलॉजी कारोबार को यहाँ पे बढ़ा सके, एक्सपैंड कर पाएंगे और एल्डर फार्मा के बाद ये दूसरा बड़ा एक्विजिशन हो सकता है टोरेंट फार्मा का। मैग्मा केमिकल एंड फर्टिलाइजर में दीपक फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी तरफ से यहाँ पे बिकवाली हुई है। डीसीएम सॉलिफर्टाइज ने यहाँ पे कंपनी के 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। वही आईआईएफएल फंड की तरफ से यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी हुई है जहाँ पे आईआईएफएल नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा फंड ने कंपनी के 11 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आईआईएफएल एसेट रिवाइवल फंड ने कंपनी के लगभग 22 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। और आखिर में वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ये काउंटर का आईपीओ आज से खुल रहा है, बंद होगा अप्रैल 17 तारीख को। इसका प्राइस बैंड 195 से 205 रुपए प्रति शेयर का है और ऑलरेडी वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने 15 एंकर इन्वेस्टर्स को कुछ लाख शेयर्स अलॉट करके 140 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो शुरुआत आज से कर सकते हैं। शुक्रिया सोनम। तो तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर इकोनॉमी के लिए भी है कि भारत 2015-16 में ग्रोथ के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा, ये मानना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आईएमएफ ने मौजूदा कारोबारी साल के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है, जो कि चीन की ग्रोथ अनुमान 6.8% से ज्यादा है। सरकार ने रिफॉर्म को लेकर जो कड़े फैसले लिए हैं उसे देखते हुए आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है।
यही नहीं, निवेश बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी भारतीय इकोनॉमी को फायदा मिला है। हालांकि IMF का यही अनुमान वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के ग्रोथ अनुमान से कम है। वित्त मंत्रालय ने 2015-16 में GDP ग्रोथ 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। और आज दोपहर नजरें रहेंगी WPI के आंकड़े पर जो 12 बजे आने वाले हैं। याद रखिए CPI के आंकड़े जो आए सोमवार शाम को, उसमें 4 महीनों के लोज पर आंकड़ा बनता हुआ दिखाई दिया था और वो बेहद पॉजिटिव था। लेकिन आज WPI के आंकड़ों में कुछ दबाव आने की पूरी संभावना है। फरवरी में जहां महंगाई -2.06% थी, वो मार्च में आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखाई देगा, -1.95% पर ये रहने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन फोकस ये भी रहेगा कि कमोडिटी मार्केट में आज आप क्या ट्रेड करें। कंसिडरिंग कच्चा तेल जो है वो $53 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। 53.66 पर नाइमेक्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 2-3 ट्रिगर्स हैं। एक तो US ऑयल में हल्का सा प्रोडक्शन कम हुआ है, दूसरी तरफ डॉलर में जो हल्की कमजोरी आई है उसका भी असर देखने को मिला, और मिडिल ईस्ट की टेंशन यमन, इराक और सीरिया के बीच उसका भी असर देखने को मिल रहा है। इस बीच ईरानियन मिनिस्टर ने कहा है कि ओपेक को आउटपुट जो है डेली आउटपुट 5% से कम करना चाहिए। दूसरी तरफ सोने पर भी अगर नजर डालें तो $1200 के नीचे ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट 1192 तक के लोज के बाद हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। US रिटेल सेल्स अनुमान से कम थे और उसके बाद हमने देखा है डॉलर में थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। आज क्या रणनीति होनी चाहिए इन दोनों ही कमोडिटीज में? अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, ट्रिगर्स हम सबको पता है, लेकिन क्या ट्रेड रहेगा भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। हमने देखा है कि क्रूड के भाव अब $52 के ऊपर चलने चालू हुए हैं, इवन क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है क्रूड में। तो मुझे लगता है कि क्रूड में बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। तो करीबन 3320 के आसपास MCX कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। टारगेट करीबन 3400 रुपए तक देखने को मिल सकता है। हालांकि $55 एक महत्वपूर्ण अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके के ट्रिगर दिख रहे हैं, जिस तरह के फंडामेंटल न्यूज दिख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस बार वो $55 भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 1200 के नीचे के लेवल आए हैं। हालांकि कल हमने करेक्शन देखा था, अब थोड़ा सा रिकवरी है, बट मुझे लगता है कि $1200 एक महत्वपूर्ण लेवल रहेगा जहां से हम अगेन एक बिकवाली का माहौल आते हुए देखेंगे। तो मेरा गोल्ड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो करीबन 26,650 के आसपास सेल आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 26,750 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 26,400 तक देखने को मिल सकता है। साथ ही रुपया, अनुज, वहां पर भी अगर हम देखें तो 6250 के आसपास पिछले सत्र की समाप्ति देखने को मिली थी टू डॉलर। आज क्या स्थिति रहेगी? ये इस रेंज में अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट इसी रेंज में ही कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। हालांकि IMF ने भी अपना जो आउटलुक है वो पॉजिटिव किया इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस यहाँ पर रहेगी। तो मेरा व्यू यही है कि USD INR में भी बिकवाली कर सकते हैं। तो करीबन 62.60 के आसपास बिकवाली करके चलें। इसे टारगेट करीबन 62.30 तक देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल है रणनीति आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए NSCL घोटाले का नया मोड़। स्टिंग ने किसकी पोल खोली, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। NSCL घोटाले में एक नया मोड़ आ गया है। NSCL के निवेशकों ने EOW में रिपोर्ट लिखाई है कि NSCL का मैनेजमेंट निवेशकों को गुमराह कर रहा है और उन्हें ब्रोकर्स के खिलाफ भड़का भी रहा है। निवेशकों की मांग है कि इस मामले में जिग्नेश शाह और उनके साथियों की जमानत रद्द की जाए, क्योंकि वो इस तरह से गवाहों पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के साथ निवेशकों ने NSCL के MD प्रकाश चतुर्वेदी की एक निवेशक से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर जमा की है। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुई इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी CNBC आवाज के पास भी मौजूद है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप अगर मजदूर आपको लगता है ब्रोकर को देना चाहिए कि आपको लगता है ब्रोकर को नहीं देना चाहिए? हम तो कहीं से भी पैसा मिले हम तो रेडी है सब लेने को। ऐसा नहीं।
ब्रोकर को देना चाहिए, ये वाजिब बात है कि गैर वाजिब बात है? ब्रोकर साहब, ब्रोकरों का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर का आए या NSCL पे आए, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ब्रोकर को देना चाहिए, बात वाजिब है कि गैर वाजिब है? उसमें बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो कोई लोग बोलते हैं कि ब्रोकर देना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं नहीं देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है? मेरा ऐसा मानना है कि साहब जब पहले वो बोरोवर से पैसा आना चाहिए, जितना निकले उतना, फिर NSCL सोचे और फिर ब्रोकर सोचे। एक काम करता हूँ मैं, हाँ? मेरे पास काफी लोगों का राइटिंग में भी आ गया है, ब्रोकर के खिलाफ आपकी शिकायत आई है। ठीक है, वो तो सब मैं दूंगा, मीडिया में भी निकालूंगा। और इस मामले की जांच अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दोबारा से कर रही है। लेकिन इंटरनेट की आजादी पर आवाज ने जो जंग छेड़ी है वो एक मुकाम तक जरूर पहुंच गई है। नेट यूजर्स और आवाज ने मिलकर पहला मोर्चा तब फतेह किया जब फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए। फ्लिपकार्ट के इस कदम से नेट न्यूट्रलिटी को तगड़ा बूस्ट मिला है। फ्लिपकार्ट के कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सीईओ मुकेश बंसल ने आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भरोसा भी दिलाया कि वो नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में खड़े हैं। हम भी चाहते हैं कि कंज्यूमर्स को इंटरनेट जितना इजीली मिल सके, फ्लिपकार्ट के ऐप को अगर लोग फ्री में यूज कर सके वो अच्छी बात होती, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग नेट न्यूट्रलिटी। दैट लार्जर प्रिंसिपल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इज एब्सोल्यूटली सैक्रोसैंक्ट। तो उसमें वी हैड ऑलवेज बिलीव, विल कंटिन्यू टू बिलीव, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रीथिंक ऑन दैट व्हाटसएवर। जाहिर है फ्लिपकार्ट के इस कदम से दूसरी कंपनियों पर भी दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज नेट न्यूट्रलिटी पर IAMAI की अहम बैठक है जिसमें गूगल, ट्विटर जैसी कंपनियां और अपना पक्ष जरूर सामने रखने वाली हैं। और वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत लेकर SGX निफ्टी में ट्रेड हो रहा है। 8843 पर कारोबार यहां पर बनता हुआ 15 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। एशिया बाजार अब हल्के से हरे निशान में आता हुआ शंघाई के मार्केट्स में करीब 6 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। इंतजार है Q1 के GDP आंकड़ों का, वो एक बड़ा ट्रिगर रहेंगे एशियन बाजार के ट्रेड के लिए। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत और हम मिलते हैं अब नीरज से जो तैयार है स्टॉक 2020 के साथ। नीरज, एक दिन की छुट्टी लेकिन काफी ट्रेडिंग आइडियाज हम श्योर आप लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और आज भी सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि एक अच्छा माहौल रहेगा, जैसा कि पिछले मंडे को सेशन में था, काफी अच्छी तेजी थी और बहुत सारे स्टॉक्स में। तो आज भी बाई साइड पे पूरी तरह फोकस है, क्योंकि जो डेटा निकल के आ रहा है WPI का हो या CPI का, वो सारे फेवर में है। तो सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी का माहौल आज भी जारी रहना चाहिए। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो न्यूज ड्रिवन भी होंगे, तो आपके ट्रेडिंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और आपको बताएंगे वो स्टॉक्स कौन से।